जय हिंद प्यारे बच्चों। वर्तमान भारत में दो तरह के चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव। ये तो है आज के समय की शासन व्यवस्था। परंतु प्राचीन काल में हमारे भारत की शासन व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में हम आपको आज कुछ बताने जा रहे हैं। प्राचीन काल में लोग कैसे शासन व्यवस्था को संभालते थे, तो उसको आइए आपको थोड़ा लिख के बताते हैं। देखिए, ये है पहले भारत की वैदिक और न्याय और शासन व्यवस्था। वैदिक काल में तो व्यवस्था संभालने के लिए पहले होता था हमारे एक गांव का प्रशासन जो संभालता था, एक गांव के पूरा देख रेख जो करता था उसे कहते थे मुखिया, या फिर कुछ जगह उसको कहते थे सरपंच, जैसे आज भी कहते हैं। हरियाणा में उनको सरपंच कहते हैं, गांव का जो मुखिया होता है। और या फिर होता था उसे कहते थे प्रधान, जैसे उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी उनको प्रधान कहा जाता है। वो एक गांव का शासन संभालते थे। ऐसे ही जो 10 गांवों का शासन संभालते थे, सारी 10 गांवों की प्रधान हो गए, 10 गांवों के प्रधानों के ऊपर होते थे ये जो पूरे 10 गांवों को संभालते थे, उनको कहते थे नायक। इनका पूरा आधिपत्य 10 प्रधान या सरपंचों के ऊपर होता था। इसी शासन व्यवस्था में आगे आ जाता है जो 100 गांवों की जो राज व्यवस्था उसे संभालते थे, अर्थात उसके अंदर लगभग 10 नायक या 100 प्रधान कार्य करते थे, उनसे शासन व्यवस्था चलाते थे। तो 100 गांवों की शासन व्यवस्था को संभालने वाला उसे कहते थे सामंत। क्या कहते थे उसे? सामंत। आगे चलते हैं। जो 1000 गांवों यानी ऐसे जो 10 सामंतों के ऊपर राज्य करते थे, अर्थात इसके अंदर 100 गांव आते थे। यहाँ गांव का मात्र केवल गांव नहीं है, नगर जितने होते थे वो सभी भी इसके अंदर आते थे। तो जो 1000 गांवों का प्रशासन संभालते थे, उनको कहते थे राजा। आपने बहुत से स्थान पर सुना होगा, वैदिक जो ग्रंथ पढ़ते हैं, राजा शब्द का प्रयोग होता था, राजा कहा जाता था। अभी जो लगभग 1 लाख गांवों के ऊपर शासन करते थे, उनके अंदर लगभग 10 राजा आते थे। 10 राजाओं के पूरे राज्य व्यवस्था उनके अंदर होती थी, वो सारा को संभालते थे और राजाओं से संपर्क करके किसी राज्य में कोई समस्या तो नहीं है उसे संभालने का कार्य करते थे। उनको कहते हैं महाराज। तो आपने ये महाराज शब्द सुना होगा, ये उनके लिए प्रयोग होता था जो लगभग जिसके अधीन 10 लाख गांव होते थे, अर्थात जिसके अधीन 100 राजा कार्य करते थे। ये अधिक शक्तिशाली होते थे। इसके ऊपर की शासन व्यवस्था आती है जो लगभग 1 लाख गांवों की शासन व्यवस्था संभालने का जिनके ऊपर कार्यभार था, जिनका उत्तरदायित्व था, जिसके अंदर लगभग 100 महाराज होते थे, उनके ऊपर शासक होते थे और उनके जो अधीनस्थ कार्य करते थे उनके ऊपर ये होते थे, उनको कहा गया है सम्राट। और अंतक्रम में जो आता है जो लगभग 7 लाख गांवों के ऊपर प्रशासन संभालते थे, जिनके अधीन 7 लाख गांव होते थे, अर्थात 7 सम्राट जिसके अधीन कार्य करते थे, अर्थात जिनके अधीन 70 महाराज या फिर 700 राजा जिनके अधीन होते थे, वो बनते थे चक्रवर्ती सम्राट। तो 700 राजा उनके अधीन कैसे होंगे? वो करते थे अश्वमेध यज्ञ, और अश्वमेध यज्ञ के द्वारा जो अश्व छोड़ा जाता था, जहाँ तक जाता था, वो सारे राज्य उनके अधीन रहते थे और उन सबकी शासन व्यवस्था उनके हाथ में थी। ये थी हमारे प्राचीन भारत की शासन व्यवस्था। अब अश्वमेध यज्ञ करता कौन था? जो उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा होता था,
जैसे आपने देखा होगा, भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जब अश्व को छोड़ा था और उसे लव कुश ने पकड़ लिया था। तो अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को जो पकड़ता था उसे या तो राजा से युद्ध करना पड़ता था और या फिर हार स्वीकार करनी पड़ती थी, और जो राज्य उसे ना रोके वो स्वतंत्र घूमता था पूरा घोड़ा। उसके बाद त्रेता में श्री रामचंद्र भगवान ने किया। द्वापर में महाराजा युधिष्ठिर ने भी वही अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसे मगध का राजा जरासंध भी वही अश्वमेध यज्ञ करना चाह रहा था। उसने अलग अलग राज्यों के राजाओं को बंदी बना लिया था, इसलिए वो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाह रहा था। भीमसेन ने उसका वध कर दिया और सारे जितने राजा उसके अधीन थे उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली महाराजा युधिष्ठिर की, बिना किसी युद्ध के। तो वो इस प्रकार चक्रवर्ती सम्राट बने थे। अब आपके लिए थोड़ा होमवर्क है, आप जहाँ से भी ढूंढ सकें किन्हीं 2 प्रधान या सरपंचों के नाम, किन्हीं 2 राजा, महाराज, सम्राट और चक्रवर्ती सम्राट के नाम बताएंगे।